हेलो बच्चों। तो काफ़ी टाइम बाद हम फिर से हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको आपके बीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस। तो ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी स्केलर फंक्शंस का ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कहाँ पर काम आता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो हम ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी वेक्टर या फिर स्केलर फील्ड के अंदर जो मैक्सिमम चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेडियंट इज डिनोट ऑलवेज मैक्सिमम चेंज। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम लेकर चले हैं। तो इस डायग्राम को यूज करके हम किसी भी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए, ये डायग्राम एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों को यहाँ पर हमारे पास ये है एक्स डायरेक्शन, इधर है हमारा वाई डायरेक्शन। तो हमने इसके अंदर दो सरफेस कंसिडर की है, सरफेस S1 एंड सरफेस S2। तो यहाँ पर हमने सरफेस S1 और सरफेस S2 कंसिडर किया है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सरफेस S1 पर एक पॉइंट है P, ये रहा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सरफेस S1 पर एक पॉइंट है हमारा P, जो हमारा ये रहा। और इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सरफेस S2 पर एक पॉइंट है Q, जो हमारे पास ये रहा। तो देखिए, अब हमारे पास जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और पॉइंट Q है इसका पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर R वेक्टर और R प्लस डेल्टा R वेक्टर हमने क्यों लिया है? तो R वेक्टर, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो नोट्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको आर वेक्टर इसलिए लिया है, इसको तो ले लिया हमने आर वेक्टर क्योंकि सरफेस S1 पर जो जिस फील्ड में, जिस स्केलर फील्ड में, एक स्केलर फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो जिस स्केलर फील्ड में हमारा ये जो सरफेस S1 रखा है वो तो है फाई, ये रहा फाई स्केलर फील्ड। और जिस स्केलर फील्ड में सरफेस S2 रखा है वो है हमारा फाई प्लस डेल्टा फाई। क्या है? ये रहा फाई प्लस डेल्टा फाई। तो यहाँ पर जिस फील्ड के अंदर हमारा S1 रखा है वो तो है फाई, और जिस स्केलर फील्ड में हमारा S2 सरफेस रखा है वो फाई प्लस डेल्टा फाई। तो देखो, अब यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें थ्योरी लिख देता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार जी, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, लेट्स कंसीडर सरफेस S1 and S2 and a scalar and a scalar field associated with S1 and S2 are phi and phi, phi and phi plus डेल्टा फाई। अब देखो, हमारे पास हमारे पास क्या है बच्चों, एक सरफेस है, ये रहा सरफेस S1 के साथ तो जो एसोसिएटेड फील्ड है वो है फाई, और सरफेस S2 के साथ जो एसोसिएटेड फील्ड है वो है हमारा क्या, फाई प्लस डेल्टा फाई। क्योंकि सरफेस S1 जो है, सरफेस S1 उस पर हम एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे। तो नाउ टेक ए पॉइंट P on surface S1 and 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 a point, थोड़ा सा इसको लिखता हूं, and a point Q
ऑन surface S2, the position vector of P is R vector, and for Q is Q is for Q is R प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब देखो इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं हम, ये वेक्टर लग गया। देखो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारा कंसिडरेशन हो गया। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास सरफेस है S1 और सरफेस है S2। सरफेस S1 के रिगार्डिंग हमारे पास जो फ्लक्स है, सॉरी, जो सरफेस S1 के रिगार्डिंग जो फील्ड है जिसमें रखी है स्केलर फील्ड, वो तो है फाई, और S2 जिसमें रखा है फाई प्लस डेल्टा फाई। अब हमने सरफेस S1 पर एक पॉइंट P कंसिडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। अब सरफेस S2 पर हमने एक पॉइंट Q कंसिडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल को यूज करके हम मैक्सिमम चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे कि सरफेस S1 से S2 पर जंप करने पर, जब भी हम सरफेस S1 से S2 पर जाएंगे तो ये जो फाई है इसमें मैक्सिमम चेंज कब होगा, इस फाई में मैक्सिमम चेंज किस तरीके से होगा, उसको हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे। तो एक बार मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, मुझे डायग्राम का नीड होगा तो इसको डायग्राम को मैं साथ में लेकर चलूंगा पूरे नोट्स में। लास्ट में जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एक साथ एसोसिएट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन है फाई, इसमें P से लेके Q तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ये यहाँ से, और P से लेके R तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P से लेके Q तक का डिस्प्लेसमेंट तो हम ट्रायंगल लॉ से निकाल लेंगे, और P से लेके R तक, R क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो हमने S2 पर डाला है। S2 और S1 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अप्लाई किया है जो P से लेके R तक है। तो P से लेके R के डायरेक्शन में फंक्शन फाई में चेंज को निकालेंगे, और P से लेके Q की डायरेक्शन में फंक्शन फाई में चेंज को निकालेंगे कि फंक्शन फाई P से लेके Q तक जाने में कितना चेंज होता है और P से लेके R तक जाने में फंक्शन फाई कितना चेंज होता है। तो उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, नाउ the using triangle law of वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एक बार। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखो क्या होता है, एक वेक्टर आपके पास ऐसे है, एक वेक्टर आपके पास ऐसे है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जो वेक्टर जाएगा, तो एक बार मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ये आपके पास है वेक्टर ए वेक्टर, और आपके पास एक वेक्टर है ऐसे वेक्टर बी वेक्टर। तो यहां से एक जो वेक्टर है जो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जो सी वेक्टर है ये आपके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ पर देखो, आर प्लस डेल्टा आर निकालेंगे, तो यहाँ से, तो इसको अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ओ से लेके पी तक ओपी वेक्टर जो है हमारा, किस किस, ये ओपी वेक्टर है, यहां से लेके ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। अगर ट्रायंगल लॉ का हम यूज करेंगे तो यहां से हमें निकालना है पी क्यू, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर, पी से लेके क्यू तक अगर हम जाते हैं तो ओ पी,
तो आर वेक्टर माइनस इसको उठा के इधर ले आएंगे, आर वेक्टर माइनस आर प्लस डेल्टा आर। एक बार इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं आपको कि ये कैसे हुआ। देखिए हमारे पास अगर हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ट्रायंगल लॉ का देखो ये हमारे पास ऐसे गया, तो आर प्लस डेल्टा आर ओ क्यू वेक्टर जो है यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर है, ये किस किस के इक्वल होगा, ओ से लेके पी वेक्टर प्लस पी से लेके क्यू वेक्टर के बराबर होगा। तो ये है बच्चों हमारा आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ से लेके पी तक जाएंगे तो आर वेक्टर प्लस पी से लेके क्यू तक जाएंगे तो ये तो निकालना ही है। तो P से लेके Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। देखो क्यों आएगा, मतलब द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q, ये जो इक्वेशन है आपकी ये P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करती है। ये जो इक्वेशन है आपके पास P और Q के बीच का रिलेशन डिफाइन करती है। एक मिनट मैं इसको ये इस डायग्राम पे लिख दिया हमने, इसको उठा के ले जाते हैं तो देखो अब ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये जो इक्वेशन है ये P और Q के बीच का रिलेशन डिफाइन करती है। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 दिख रही है ये हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q। तो अगर आप P से लेके Q तक जाओगे तो आपके पास इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो the change in phi for P to Q, P से लेके Q तक जाने में फाई में कितना चेंज आएगा, फाई में चेंज आएगा बच्चों डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो P से लेके Q तक जब हम जाएंगे, P से Q के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा आर, और P से Q तक जाने पर फंक्शन फाई में चेंज हो जाता है डेल्टा फाई। तो P से और Q तक जाने में जो R के डेल्टा R के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा वो आएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा R। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम एक बार और चेंज निकाल लेंगे यहाँ पे भाई, इसी तरीके से एक बार और चेंज निकाल लेंगे। तो चेंज देखो कैसे निकालेंगे, एक मिनट, दैट इज 50। एक बार और चेंज कैसे निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं ऐसे। देखिए अब यहाँ पर चेंज देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर चेंज निकालेंगे, हमने निकाल लिया देखो O से P के रेस्पेक्ट में, यानी S1 पर तो फंक्शन जो है, जो स्केलर फंक्शन है वो है फाई, S2 पर जो स्केलर फंक्शन है ये फाई प्लस डेल्टा फाई बन जाता है, और P से लेके Q तक जाने में हमारे पास जो चेंज आता है वो डेल्टा आर चेंज आता है पोजीशन में। तो डेल्टा आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन में चेंज आ गया डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम P से लेके मतलब S1 से S2 पर परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो S1 से लेके S2 पर हम परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल वेक्टर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर इसको डेल्टा n से रिप्रेजेंट कर दिया इसके परपेंडिकुलर को, और S2 के परपेंडिकुलर को यूनिट वेक्टर को हमने n कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, नाउ टेक परपेंडिकुलर टू सरफेस S2 इज PR। सरफेस S2 पर हमने परपेंडिकुलर अप्लाई किया, ये कितना है PR है, इट इज PR। एंड ये जो परपेंडिकुलर है ये डेल्टा n वेक्टर है, कितना है डेल्टा n वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यहां से देखो, अब देखो अब क्या करेंगे, चेंज इन, तो यहां से हम निकालेंगे चेंज इन फाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा n। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा n, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 तो आ गई,
चलो एक बार इसको और देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और तो कुछ नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार और। ये लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा आपको अच्छा दिख रहा होगा एक साथ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हम इसको फिर छोटा कर लेंगे। देखिए, अब हमारे पास ये एटलीस्ट ये इक्वेशन रेडी हो गई। ये इक्वेशन रेडी हो गई। तो P से लेके Q के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो तो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है भाई, ये रहा। P से लेके P से लेके Q के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो तो आ रहा है ये वाला इक्वेशंस, ठीक है। और P से लेके R के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इस इक्वेशन से। तो P से लेके जब हम R तक मूव करते हैं, P से लेके जब हम R तक मूव करेंगे तो इस केसेस में होता क्या है, P से लेके R तक मूव करने वाले केसेस में, P से लेके R तक जब हम मूव करेंगे तो इस केसेस में हमने एंगल देखो थीटा भी ले रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पहले हम P से लेके Q तक हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर P से लेके R तक हमने परपेंडिकुलर अप्लाई किया, और n कैप S2 के लिए परपेंडिकुलर है और डेल्टा n S1 के लिए परपेंडिकुलर है S2 पर जो हमने अप्लाई किया है। तो जब आप P से Q की तरफ जाओगे तो फंक्शन में चेंज हो रहा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R, और P से लेके R तक जाओगे तो फंक्शन में चेंज हो रहा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। तो ये फंक्शन में इस तरीके से दो तरीके से चेंज हो रहा है फंक्शन में। अब एक ही फंक्शन में दो तरीके से चेंज हो रहा है किस पर, सेम सरफेस पर। एक ही फंक्शन में दो तरीके से चेंज हो रहा है किस पर, सेम सरफेस पर। तो इस केसेस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस केसेस में हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल यहां पर, ये इफ इफ if triangle PRQ is right angle ट्रायंगल। अब पी आर क्यू को अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा को निकालेंगे। पी आर क्यू को हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बार लेकर देखते हैं। तो चलो, जब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता क्या है, एक बार मैं स्ट्रीमिंग चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल प्रॉपर है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से हम थोड़ा सा इस क्लास को और इम्प्रूव करेंगे जिससे आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिल पाएँ, और ये जो आपको सारी चीज़ें हैं ये टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएंगी। तो ये जो नोट्स आपको ये इजीली टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे ये जो ट्रायंगल है पी आर क्यू, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी आर और क्यू, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो पी आर क्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस केसेस में हम यहाँ पर कॉस निकाल लेते हैं एक बार। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर तो बेस को अगर हम निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में अगर हम बेस निकालें तो हमारे पास बेस क्या आएगा, देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो बेस है क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार। परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है थीटा, थीटा के सामने वाला इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस, तो यहाँ पर पी आर डिवाइड बाई पी क्यू। तो भाई बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा डेल्टा एन डिवाइड बाई डेल्टा आर। अगर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइड बाई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस डेल्टा आर का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो एक बार मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखिए। एक बार देखो इक्वेशन नंबर 1 का है हमारा, ये रहा, ये रहा, डेल फाइव ओवर डेल आर। यहां पर हम डेल आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो पुट करते हैं, ठीक है, एक बार इसको पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस इक्वेशन को उठा ले जाता हूं मैं यहां से, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। एक बार इसको पुट कर देते हैं। ये डायग्राम पूरे टाइम आपके आंखों के सामने रहना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको साथ में लेकर चल रहा हूं। तो देखो अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास बच्चों, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा आर इक्वल्स टू, तो यहां से हम पुट कर देते हैं डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन कॉस थीटा। ये हमारे पास ये वाला टर्म बनेगा इसके अंदर। तो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको तरीके से लिख लेता हूँ, डेल्टा एन और ये हमारे पास कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन गया, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन। तो अब हमने देखो क्या बोला था आपको, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पर देखो, ये जो हमें हमारे पास है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो टर्म दिख रही है यहाँ पर डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा आर। तो ये तो आर के रेस्पेक्ट में फाइव में चेंज है। तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में देखो एक बार, यहाँ पर ये तो P से लेके Q तक हम जा रहे हैं, तो P से लेके Q तक जाने में डेल्टा R के रेस्पेक्ट में फाइव में चेंज है। और एक बार अगर आप यहाँ पर देखोगे इस वाले में, तो डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन, तो P से लेके R तक जाने में ये चेंज है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हमारा है कॉस थीटा, ये ओ है ना, ओ है ये कॉस थीटा, ठीक है। इसको एक बार हम ब्लैक मार्कर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इफ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो कर दे, थीटा का वैल्यू जीरो करने का मतलब है कॉस का वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू जीरो करने का मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये है कॉस का मैक्सिमम वैल्यू। ये कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है। कॉस का अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन, ये होगा इसका मैक्सिमम। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा इसका मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, ये जो टर्म है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो टर्म है मैक्सिमम होगी, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा एन मैक्सिमम। तो इस केसेस में, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब देखो यहाँ पर एक बार इधर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें। अब देखो, कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम 1 कर दे, तो कॉस का जब वैल्यू 1 होगा, तो हमारे पास डेल्टा फाइव और डेल्टा आर का मान मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैक्सिमम वाली टर्म है ना, ये इसके साथ ऐड होगी, इसके साथ आएगी ये। तो ये मैक्सिमम वाली टर्म है जो इसके साथ आएगी। तो डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एन। तो इस केसेस के अंदर आपके पास
ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आर, तो मतलब फाई में चेंज हो रहा है मैक्सिमम आर के रेस्पेक्ट में, तो फाई में मैक्सिमम चेंज हो रहा है आर के रेस्पेक्ट में, और एन के रेस्पेक्ट में फाइव में चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम चेंज हो रहा है जब आपका ये जो थीटा आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो cos का वैल्यू ऑलवेज 0 पर 1 होता है। तो इस केसेस में मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास ये निकलती है, एक मिनट, ये अडेप्टर थोड़ा सा, ठीक है। डेफिनेशन हमारे पास ये निकलती है, तो फाइनल डेफिनेशन हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिखें डायरेक्ट, तो ठीक है। तो द मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फील्ड is called gradient of that फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ दैट फील्ड, और ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज इक्वल टू, अब ये जो डेल्टा है इसको हम डी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो डी फाई डिवाइड बाई डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी एन। तो ये हमारे पास फाइनल है, एक मिनट। तो यहाँ पर हम इसको एक बार इक्वेशंस को पूरा करते हैं, डी फाई डिवाइड बाई डी आर, एक मिनट, ये रेड हो गया, रेड रेड ही लेते हैं हम, चलो ठीक है। डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाइव डिवाइड बाई डी एन। तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास बच्चों यही तरीका होता है। तो ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू डी फाइव ओवर डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाइव ओवर डी एन। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चेंज होता है, अब ये जो ग्रेडियंट है हमारे पास, ये एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट। तो यहाँ पर द gradient of scalar field, the gradient of scalar field is वेक्टर। किसी भी स्केलर फील्ड का जो वेक्टर है वो ऑलवेज क्या होता है, सॉरी ग्रेडियंट है जो ऑलवेज कैसी फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर को दी एंड करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर दी एंड कर देते हैं एक बार। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टोटल जो चीजें हैं इसके अंदर हमने इनको एक्सप्लेनेशन किया और इसके अंदर चीजों को समझा। तो बच्चों मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर आपको करना क्या है। तो देखिए एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर ही लगा देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंसिडरेशन में लिया दो सरफेस, एक सरफेस S1 और दूसरा सरफेस S2। तो S1 सरफेस के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है फाई, S2 सरफेस के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है वो थोड़ा चेंज हो गया, फाई प्लस डेल्टा फाई। अब S1 पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P जिसका पोजीशन वेक्टर है R, और S2 पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया Q जिसका पोजीशन वेक्टर है R प्लस डेल्टा R। अब P से लेके Q तक अगर हम जाते हैं तो हमारे इस फंक्शन में चेंज आना कंपलसरी है, क्योंकि हम सरफेस को चेंज कर रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम जगह चेंज कर रहे हैं। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम जगह चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस केसेस में P से लेके Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा डेल्टा R, जो मैंने ट्रायंगल लॉ का यूज करके आप लोगों को एक्सप्लेन
कर दिया है। तो जब P से लेके Q तक हम जाएँगे तो फाई में जो चेंज होगा R के रेस्पेक्ट में वो होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा R। लेकिन हमें मैक्सिमम चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। हम सरफेस S2 पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे। तो सरफेस S2 पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है PR। तो पी आर के रेस्पेक्ट में फंक्शन में चेंज निकालेंगे और पी क्यू के रेस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे। तो पी क्यू के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग आता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आर, और पी आर के रेस्पेक्ट में आता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन। अब यहां पर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है पूरा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। कैसा ट्रायंगल ले लिया, इसको राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम इसको अज्यूम करेंगे तो उस केसेस में हमने यहाँ पर cos थीटा निकाला, और फिर cos थीटा निकाल के उसका वैल्यू जो डेल्टा आर है वो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, वो इक्वेशन हमने उसको सेकंड दिया है, तो इक्वेशन सेकंड में उसको पुट कर दिया। तो इक्वेशन सेकंड में जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये आ गया मैक्सिमम, ये कुछ इस तरीके से आया। अब कॉस का वैल्यू अगर हम 1 करते हैं तो ये जो इक्वेशन 4 है ये हमारी मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच जाती है। तो कॉस का वैल्यू अगर 1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन चाहिए हमें मैक्सिमम चेंज करना है किसमें, फंक्शन फाई में। तो फाई में मैक्सिमम चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉस का वैल्यू 1 लेना ही पड़ेगा। तो जब कॉस का वैल्यू 1 होता है तो फाई में मैक्सिमम चेंज आता है हमारे पास कुछ ये, और यही होता है हमारे पास ग्रेडियंट। तो इसी को बोलते हैं द मैक्सिमम चेंज इन स्केलर फील्ड इज कॉल्ड ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम ग्रेडियंट ग्रेड फाई से, और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से हम अपने सारे लेक्चर्स और जो ईएमटी के हैं, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो हो सकता है अभी आपको इसमें जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा लगा हो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। तो 1 बाय 1 हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो हो सकता है वीडियोस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों से किया है उसको टाइमली हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।